एपिसोड 663। वो एकदम से घबरा गया, फिर गुस्से से चीखते हुए बोला, यह सरासर झूठ है। मुझ पर इल्जाम है। भाई टॉम मुझे जेब खर्च के लिए जो रकम देते हैं मैं उसे जमा करता हूं। मेरे अकाउंट में शायद 3 या $3,500 हैं। ओनियल, तुम बरसों बाद आकर हम दोनों भाइयों में नाइत्तेफाकी पैदा कर रहे हो। टॉम ने कहा, ओनियल, मैं टॉम को बचपन से जानता हूं। तुम इसके मुताल्लिक ऐसी बात कह रहे हो जिसे मैं कभी मान नहीं सकता। मान जाओगे। साम का अकाउंट नंबर लो और उस बैंक मैनेजर से फोन पर दरखास्त करो कि साम के अकाउंट में जितनी रकम है उसे मालूम करना जरूरी है। टॉम ने घड़ी देखते हुए कहा, 2 बज रहे हैं। फोन करके पूछने में क्या हर्ज है। साम दिल ही दिल में मुतमईन था, क्योंकि काउंटर बंद होने के बाद किसी भी बैंक का मैनेजर फोन पर तो क्या, रूबरू भी किसी के अकाउंट की रकम नहीं बताता। साम ने सोचा, आज ये राज नहीं खुलेगा। कल सुबह वो बैंक जाकर बड़ी रकम निकलवाएगा ताकि बैंक अकाउंट में सिर्फ $3,000 रह जाएं और ओनियल का इल्म झूठा पड़ जाए। उसने फोन का रिसीवर उठाकर कहा, भाई टॉम, मैं अभी बैंक मैनेजर से राब्ता कायम कर रहा हूं। तुम भी करीब आकर उसका जवाब सुन लो। टॉम उसके करीब चला गया। थेल्मा परेशान होकर मुझे देख रही थी, दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि मेरा इल्म सच्चा साबित हो। उधर राब्ता कायम होते ही सामने बैंक मैनेजर से अपना तारुफ कराया, अपना नाम और अकाउंट नंबर बताया। फिर कहा, मुझे एक मामले में अभी अपनी रकम का हिसाब करना है। क्या आप सहमत फरमा कर बता सकते हैं मेरे अकाउंट में कुल कितनी रकम है? मैनेजर ने नागवारी से कहा, जनाब आप भी कमाल करते हैं। जरा घड़ी देखें, बैंक बंद हो चुका है। हम अपने हिसाब किताब में मसरूफ हैं। मैनेजर का पहला जुमला सुनते ही मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। वो कहने वाला था कि कल सुबह आकर अपने अकाउंट की रकम मालूम कर लें, लेकिन मैंने ऐसा कहने नहीं दिया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोला, लेकिन हम हिसाब किताब में मसरूफ हैं तो क्या हुआ? जनाब साम साहब, आपको कौन नहीं जानता। मुझे तो आपकी रकम ज़बानी याद है। आपके अकाउंट में $52,300 हैं। टॉम मॉरिस भी रिसीवर से कान लगाए खड़ा था। ये सुनते ही उसने हैरानी से चौंक कर साम को देखा। साम के हाथ से घबराहट में रिसीवर छूट गया। थेल्मा ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ? टॉम ने गुस्से से साम को देखते हुए कहा, यह आस्तीन का सांप है। ओनियल का इल्म दुरुस्त है। इस कमीने के अकाउंट में $52,300 हैं। अब पता चला कि हमारे घरेलू अखराजात इतने ज्यादा क्यों हैं। दरअसल मैं इस पर भरोसा करता रहा और ये अखराजात में से रकम चुराता रहा। थेल्मा इत्मीनान की गहरी सांस लेकर बोली, टॉम, क्या तुम भूल गए 2 बरस पहले हमारे यहां डाका पड़ा था। 25,000 नकद और कुछ जेवरात चोरी हुए थे। मैं यकीन से कहती हूं उस रात किसी ने नींद की दवा हमें पिलाई होगी। हम गहरी नींद में रहे, ये देख न सके कि डाका डालने वाला घर ही का आदमी है। साम अपने भाई टॉम के कदमों में गिरकर मुआफी मांगना चाहता था। टॉम ने उसे एक ठोकर मारकर कहा, निकल जाओ मेरे घर से, लेकिन इससे पहले 50,000 का चेक साइन कर दो, वरना जिस चाबुक से डॉन मॉरिस की खाल उधेड़ता था उसी से तुम्हारी पिटाई करूंगा। साम फौरन ही अपने कमरे में गया। वहां से चेकबुक लाकर 50,000 की रकम लिखी और फिर दस्तखत करके टॉम को दे दिया। मैंने कहा, मैं बरसों बाद घर वापस आया हूं। इस खुशी में साम को मुआफ कर दो। मेरी आमद पर एक भाई घर से जाए, यह मुनासिब नहीं है। ये हमारे साथ रहेगा तो फिर नुकसान पहुंचाएगा। मैंने कहा, अब तो मैं तुम लोगों के साथ हूं। मेरा इल्म बता दिया करेगा कि कौन किसके साथ फरेब कर रहा है और किस तरह झूठ बोल रहा है। टॉम ने चोर नजरों से अपनी बीवी थेल्मा को देखा, फिर मुझे एक तरफ ले जाकर रास्तारी से बोला, तुमने बड़े खतरनाक उलूम हासिल किए हैं। फॉर गॉड सेक, मेरे हाथ की लकीरें कभी न देखना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मेरा इल्म हाथ की लकीरों को देखने का मोहताज नहीं है। मैं आंखों को और चेहरों को पढ़ता हूं और नफ्स पर हाथ रखकर बहुत कुछ बता देता हूं। होटल में तुमसे मुसाफा किया, वहां से तुम्हारी बातें सुनता आ रहा हूं। जिस तरह आदमी अपने अंदाज़े तहरीर से पकड़ा जाता है, उसी तरह ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज उसकी फितरत और आदात को जाहिर कर देते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम कर लिया है। उसने घबरा कर पूछा, क्या क्या मालूम किया है? घबराते क्यों हो? अगर थेल्मा को बताना होता, जिस तरह साम को बेनकाब किया है, उसी तरह सबके सामने कह देता कि तुम्हारा बैंक बैलेंस 1.5 लाख से ऊपर है और ये बात थेल्मा नहीं जानती है। वो हैरानी और परेशानी से मुझे तक रहा था। मैंने कहा, मेरा और तुम्हारा खून का रिश्ता है। थेल्मा हमारी कोई सगी नहीं है। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा कि एक जवान औरत से तुम्हारा चक्कर चल रहा है।
वो जल्दी से खुशामदाना अंदाज में मेरे बाजू को थाम कर बोला, बस करो, बाय गॉड तुम बहुत खतरनाक हो। यहां आते ही हमारा कच्चा चट्ठा मालूम कर लिया है। थेल्मा ने दूर से मुखातिब किया, ये तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो? ये आउट ऑफ एटिकेट है। वो बोलते हुए करीब आई। टॉम ने बात बनाते हुए कहा, अब मैं ओनियल से शाम के बारे में बात कर रहा हूं। अब तुम पूछोगी मैं क्या बातें कर रहा हूं? भाई 100 बातों की एक बात यह है कि इस घर को किसी से फायदा पहुंचे या नुकसान पहुंचे, हम नहीं जानते। आज से इस घर का मालिक और मुख्तार ओनियल है। तुम क्या कहती हो? वो खुशी से दोनों हथेलियों को ताली बजाने के अंदाज में जोड़कर बोली, ओह टॉम, तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। ओनियल ने पेशगोई की है कि हमें खोई हुई दौलत हासिल होगी। देख लो, ये हमारी आंखों के सामने है। ओनियल के यहां कदम रखते ही हमें $50,000 मिल गए हैं। वो खुश हो रहे थे, मेरी तारीफें कर रहे थे। मैं थोड़ी देर आराम करने का बहाना करके अपने कमरे में बैठ गया। फिर मैंने पारसदोम की खबर ली। मुझे उसके दिमाग में जगह मिल गई, लेकिन यह न मालूम हो सका कि उसे कहां पहुंचाया गया है। वो कोमा में था। मैंने फौरन ही नायब को मुखातिब किया, गुस्से से कहा, सुपर मास्टर से बात कराओ, मेरे बेटे को कोमा में क्यों रखा गया है? 1 मिनट के अंदर ही सुपर मास्टर ने कंप्यूटर के जरिए कहा, बेहोशी आर्जी होती है। पारस के होश में आते ही तुम उसके दिमाग में पहुंच जाते, इसलिए उसे कोमा में रखा गया है। तुम समझ सकते हो, कोमा से निकलने के बाद वो पहले की तरह नॉर्मल होगा। मैंने वादा किया है उसके जिस्म पर हल्की सी खराश भी नहीं आएगी। अब यकीन दिलाता हूं कि उसे दिमागी तौर पर भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। 24 घंटे में से 4 घंटे गुजर गए हैं। मुझे यकीन है कि तुम अपने मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटते हुए देखना नहीं चाहोगे। मैं उसे धमकी देकर चला आया। बहुत दिनों बाद सोनिया को मुखातिब किया, उसे पारसदोम के हालात बताए। फिर उससे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, उन्होंने पारस को कोमा में क्यों रखा? वो कहने लगी, सुपर मास्टर दुरुस्त कह रहा है। वो टेलीपैथी जानने वालों को उसके दिमाग में नहीं पहुंचने देगा। वो नहीं चाहता हम में से कोई 24 घंटे से पहले उसे कैद से निकाल कर ले जाएं। मैंने कहा, असल नुक्ते पर गौर करो, उसने 24 घंटे की मोहलत क्यों मांगी है? पहला ख्याल यही आता है कि उनके पास एक और ट्रांसफार्मर मशीन है, जिसके जरिए वो पारस की तमाम सलाहियतों को किसी दूसरे जवान में मुंतकिल करना चाहते हैं। वो मशीन के जरिए उसकी बेहतरीन सलाहियतों को ख़त्म भी कर सकते हैं। जब वो हमें वापस मिलेगा तो जहनी और जिस्मानी तौर पर नॉर्मल होगा, लेकिन सलाहियतों से खाली होगा। हाँ, ये तशवीश की बात है। हम साबित नहीं कर सकेंगे कि सुपर मास्टर ने ऐसा किया है, क्योंकि दुनिया वालों की नज़रों में आखिरी ट्रांसफार्मर मशीन भी तबाह हो चुकी है। कुछ भी हो, तुम्हें मुकर्ररा वक्त तक इंतज़ार करना होगा। सुपर मास्टर और वहाँ के हुक्मरान अपने मुल्क की तबाही नहीं चाहेंगे, लिहाजा पारस जिंदा और सलामत वापस आएगा। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ चली जाओ। जब वो वापस मिलेगा तो उसे अपनी आंखों से देख सको। फराद अव्वल तो उसके लिए ख़तरा नहीं है, दोम ये कि तुम और रसवंती ख्यालखानी के ज़रिए उसके पास पहुँचते रहते हो। पारस अव्वल की फ़िक्र कौन करता है? उसके लिए तो एक मैं ही रह गई हूँ। सोनिया, हमें इल्ज़ाम ना दो। हमारे दोनों बेटे ज़िद्दी और खुदसर हैं। टेलीपैथी का सहारा नहीं लेना चाहते, हमें अपने दिमागों में आने भी नहीं देते। बड़ी मुश्किल से हमें पारसदोम तक रसाई हासिल हुई है। पारस अव्वल के मुतालिक इतना ही मालूम हो सका है कि वो किसी अरबपति मिल ऑनर की फैमिली में है। उस फैमिली के कुछ अफराद इस्तांबुल में हैं। मैं उनके दरमियान पहुंच गया हूं। बहुत जल्द उनके साथ तंजीम वाले मुल्क पहुंचूंगा। तुमसे पहले मैं यहां पहुंच गई हूं। क्या कह रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो। मैं तंजीम वाले मुल्क में हूं। मैंने एक शख्स को ताड़ लिया है, वो टेलीपैथी जानता है। पेरिस से तंजीम वाले मुल्क पहुंचा है। मैं उसके साथ यहां पहुंच गई हूं। अच्छा, उस शख्स के मुतालिक कुछ बताओ। वो किसी बंगले के एक बेडरूम में थी। एक इजी चेयर पर आराम से बैठकर उसके मुतालिक बताने लगी। असली डॉन मॉरिस पेरिस में था। पारस ने उसके रूप में तंजीम वाले मुल्क जाने के लिए उसे पेरिस के एक आला पुलिस अफसर की निगरानी में छोड़ा था। इत्तेफाक से डॉन मॉरिस भी जोजो की तरह बचकाना जहन रखता था। नफ्सियात के माहिरीन ने पारस को यकीन दिलाया था कि उसके अंदर से खौफ और बुज़दिली रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाएगी और बचकानापन भी जाता रहेगा। इस मकसद के लिए एक जवान नर्स रोमा को उसके साथ रखा गया था। यकीन था कि जल्द ही इस बच्चे पर जवानी का जादू चल पड़ेगा। सोनिया ने पारस को समझाया था, अपनी शीबा मम्मी का इंतकाम लेने तन्हा न जाओ। उसने पूछा, मम्मा क्या आप भी मुझे बच्चा समझती हैं और मुझे बुज़दिल बनाकर रखना चाहती हैं? बेटे, तुम बड़े बड़े आजमाइशी मराहिल से गुजरते रहे हो, मैं कभी नहीं रोकूंगी।
लेकिन तुम माँ का इंतकाम लेने के लिए कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए हो। आदमी जोश और जज्बात में आकर कोई ना कोई गलती कर बैठता है। मैं वादा करता हूँ मामूल के मुताबिक नॉर्मल रहूँगा और योगा की मशक़ें जारी रखूँगा। योगा का अमल हमारे अंदर सब्र और इस्तक़लाल पैदा करता है। सोनिया ने उसे जाने की इजाज़त दी, लेकिन वो मुतमईन नहीं थी। उसने सोचा जल्द ही तंजीम वाले मुल्क जाएगी और दूर ही दूर से बेटे की निगरानी करती रहेगी। उसने बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स से रब्ता कायम किया, जो तंजीम वाला बनकर तंजीम वाले मुल्क के एक बहुत बड़े हस्पताल में डॉक्टर के फ़राइज़ अंजाम देता था। उसने डॉक्टर से कहा, तुम अपनी वाइफ को सैर व तफरी की गरज से पेरिस भेज दो और उसे ताकीद कर दो कि बाबा साहब के इदारे में क्या कर रहे। मैं उसकी जगह तुम्हारे पास आऊँगी। डॉक्टर ने इस मंसूबे पर अमल किया। उसकी वाइफ रोमेला बाबा साहब के इदारे में पहुँच गई। सोनिया को तंजीम वाले मुल्क जाने की जल्दी नहीं थी। उसे मालूम था पारस अभी डॉन मॉरिस के रूप में तंजीम वाले मुल्क किया हुआ है। वहाँ टॉम मॉरिस की फैमिली में कुछ रोज़ रहने के बाद तंजीम वाले मुल्क जाएगा। वैसे वो रोमेला के रूप में तैयार थी, किसी दिन भी वहाँ से परवास कर सकती थी। ऐसे ही वक्त वो शख्स उसकी नज़रों में आ गया। एक रोज़ वो अखबार देख रही थी। अखबार का एक सफ़ा ख़ास पेरिस शहर की ताज़ा तरीन खबरें शाया करता था। उस सफ़े का उन्वान होता था, पेरिस में कहाँ क्या हो रहा है। उस सफ़े पर जली हुर्फों में यह खबर शाया हुई थी, कैसीनो डी ब्लांका में एक जुआरी ने एक रात में 90 लाख डॉलर जीत लिए। रिपोर्टर ने लिखा था, जीतने वाले का नाम रॉबिन्सन राय है। कैसीनो डी ब्लांका के शार्पर सारी दुनिया में बदनाम है। ये शार्पर बड़े बड़े सरमायादार जुआरियों की जेबों से लाखों डॉलर निचोड़ लेते हैं, फिर उन्हें लाख तो लाख जीत कर जाने का मौका देते हैं ताकि वो आइंदा भी इस कम्मार खाने में आते रहें। लेकिन रॉबिन्सन राय पहला जुआरी है जिसने अपना $1 भी कैसीनो में नहीं दिया और इस कैसीनो को एक रात में 90 लाख डॉलर का नुकसान पहुंचा कर चला गया। रॉबिन्सन राय ने अपने एक बयान में शातिर जुआरियों को चैलेंज किया था और कहा था, इस दुनिया में कोई उसकी टक्कर का खेलने वाला नहीं है, लिहाजा आइंदा वो किसी कम्मार खाने में नहीं जाएगा। सोनिया ऐसे शख्स को देखना चाहती थी। ये बात हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन थी कि एक जुआरी अपने जेब से $1 भी न हारे और 90 लाख की कसी रकम जीत कर ले जाए। ये कमाल तो कोई टेलीपैथी जानने वाला ही दिखा सकता था, क्योंकि खेलने के दौरान बड़े से बड़ा शातिर खिलाड़ी भी एक आध बाजी हार जाता था। बड़ी रकम जीत लेना कोई बहुत ज़्यादा कमाल की बात नहीं होती, लेकिन उसके जीतने का अंदाज चौंका देने वाला था। सोनिया ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, फिर राब्ता कायम होने के बाद कहा, हेलो नादिया, मैं सोनिया बोल रही हूँ। नादिया ने बड़ी मुसर्रत से कहा, अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। वाकई दिल को दिल से राह होती है। तुम एक बहुत बड़े कैसीनो की मालिका हो। यकीनन तुमने रॉबिन्सन राय की खबर पढ़ी होगी। तुम पढ़ने की बात करती हो? मैंने उसका चैलेंज कबूल किया है। वो आज रात मेरे कम्मार खाने में आ रहा है। सोनिया ने कहा, मैं जानती थी तुम ऐसा ही करोगी। क्या तुमने बराह रास्त रॉबिन्सन राय से मुलाकात की है या फ़ोन पर आज रात का खेल तय पाया है? मैंने मैनेजर से मामलात तय किए हैं। मुझे शुबा है कि वो टेलीपैथी जानता है। मैं उसे अपनी आवाज़ नहीं सुनाऊंगी और रात को अपनी आंखों पर मसनूई लेंस चढ़ाकर जाऊंगी। इसमें कोई शुबा नहीं कि नादिया तुम बहुत चालाक हो और होशियार भी हो, लेकिन तुम उसके सामने गूंगी बहरी बनकर खेलने बैठोगी तो वो अपने लिए ख़तरा महसूस करेगा। उसकी टेलीपैथी का राज खुल रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो होशियार हो जाए। तुम क्या चाहती हो? मैं आज रात नादिया बनकर उसके साथ 2-2 हाथ करूंगी। ये मेरी खुशकिस्मती है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी मौजूदगी में मेरे कम्मार खाने से $1 भी ले जा नहीं सकेगा। हाँ, मैं इसकी ज़मानत देती हूँ। अच्छा, शर्मिंदा ना करो, तुम्हारा नाम ही ज़मानत है, नादिया कहने लगी। मैं अपना मौजूदा पता बता रही हूँ। यहाँ चली आओ, सुबह तक रात गुजारो। मैं यहाँ से तुम्हारे मेकअप में जाऊँगी। रात 11 बजे बाजी शुरू होने वाली थी। नादिया 9 बजे उसके पास पहुँच गई। दोनों ने एक साथ खाना खाया। फिर सोनिया ने इंटेलिजेंस के एक अफसर से रब्ता कायम करके कहा, मैं घंटे बाद नादिया के कमार खाने में जा रही हूँ। रॉबिन्सन राय नामी एक शख्स के साथ सुबह तक बाजी चलेगी। मैं चाहती हूँ जब वो कमार खाने से जाए तो आपके जासूस उसका पता ठिकाना मालूम करें। उसे ताक़ुब का शुबा नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में ऐसे सुराग रसानों का इंतखाब करें जो योगा के माहिर हों। मादाम आपके हुक्म के मुताबिक अमल किया जाएगा। क्या उस शख्स का ताल्लुक़ फ्रांस से है? मेरा ख्याल है वो किसी दूसरे मुल्क से यहाँ आया है। अगर यहाँ का बाशिंदा होता तो बहुत पहले ही फ्रांस के कमार खानों में नाम पैदा कर लेता।
वो पिछली एक रात से शैतान की तरह मशहूर हो चुका है। आला अफसर ने वादा किया कि रॉबिन्सन राय के मुताल्लिक सोनिया को मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएंगी। सोनिया ने रिसीवर रखा, फिर कॉटेज से निकलकर नादिया की कार में आकर बैठ गई। उसने एक रात के लिए रोमेला का मेकअप उतार दिया था। वो नादिया के रूप में उसके कम्मार खाने वाले दफ्तर में पहुंच गई। वहां के तमाम बदमाश और शातिर जुआरी उसे नादिया समझकर इस्तकबाल कर रहे थे। जब रॉबिन्सन राय कम्मार खाने में दाखिल हुआ तो उसका भी शानदार इस्तकबाल हुआ। उसने सोनिया की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मादाम नादिया, मुझे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैंने कम्मार खानों की दुनिया में तुम्हारा नाम बहुत सुना है। वो मुसाफा करते हुए बोली, तुमने भी एक ही रात में बड़ा नाम पैदा कर लिया है। वो हंसते हुए बोला, इसका मतलब है हम दो बड़े मिल रहे हैं और आज रात की सुबह फैसला सुनाएगी कि हम दो में से कौन बड़ा है। बड़ी खुदा की जात है। मेरी ये बात याद रखो, जो हारना नहीं जानता उस जीतने वाले की जीत महज एक धोखा होती है। सुबह मालूम होगा कि तुम किस कदर खुद फरेबी में मुब्तला हो। विस्की पियोगे या कॉफी? वो अपना थर्मास दिखाते हुए बोला, मैं सिर्फ अपने हाथों का पका हुआ खाता हूं और अपनी पसंद की कॉफी खुद तैयार करके साथ लाता हूं। बुरा ना मानना, दुश्मन तो बहुत दूर की बात है। मैं दोस्तों पर भी भरोसा नहीं करता। तो फिर चलो, 11 बज चुके हैं। वो दोनों दफ्तर से उठकर कमार खाने के उस हिस्से में आए जहां ताश की बाजी हुआ करती थी। आज तमाम दिन ये चर्चा होता रहा था कि नादिया के कमार खाने में रॉबिन्सन राय खेलने आएगा। अखबारात के रिपोर्टर और फोटोग्राफर मौजूद थे। फ्लैश बल्ब की रोशनियां बिजलियों की तरह चमक चमक कर बुझ रही थीं। रिपोर्टर तरह तरह के सवालात कर रहे थे। दोनों ने मुख्तसर से जवाबात के बाद कहा, अब प्लीज हमें खेलने का मौका दिया जाए। जब तक हमारा खेल जारी रहेगा कोई गैर जरूरी आदमी इस हॉल में दाखिल नहीं होगा। सब लोगों को वहां से हटाया जा रहा था। नादिया का मैनेजर अखबार वालों से कह रहा था, आप लोग कैसीनो के किसी भी हिस्से में जाकर बैठ जाएं। रनिंग कमेंट्री का खास इंतजाम है। आप लोगों को हर बाजी का नतीजा फौरन सुनाया जाएगा। वो हॉल थोड़ी देर में खाली हो गया। सोनिया और रॉबिन्सन राय एक मेज के अतराफ आमने सामने बैठ गए। कमेंट्री करने वाला उनसे कुछ फासले पर माइक के सामने था। ताश की एक नई गड्डी खोली गई। कायदे के मुताबिक जिसके पास सबसे छोटा पत्ता आता उसी को ताश फेंटने और बांटने का पहला मौका मिलता था। जो पत्तेबाज शार्पर होते हैं वो फेंटने और बांटने का पहला मौका चाहते हैं ताकि मक्कारी से पत्ते लगाने का मौका हाथ आ जाए। ये रॉबिन्सन राय की बदकिस्मती थी कि सोनिया को पहला मौका मिल गया। वो बड़ी महारत से पत्ते फेंटने लगी। रॉबिन्सन राय ने उसे तारीफी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथ मशीन की तरह चलते हैं। कितने अरसे से खेल रही हो? वो उसे बातों में लगाना चाहता था ताकि उसे पत्तों का हिसाब न मिले। वो किसी से कम नहीं थी। मुस्कुरा कर बोली, 15 बरस की उम्र से खेल रही हूं, अब 40 बरस की हूं। वो दोनों तरफ 3-3 पत्ते बांटने के बाद यूं ठिठक गई जैसे कोई गलती कर बैठी हो। फिर परेशान होकर बोली, जरा देखो, मैंने 3 ही पत्ते दिए हैं ना? वो मुस्कुरा कर बोला, हाँ, हम दोनों के पास 3-3 ही पत्ते हैं। ये रहा मेरी तरफ से $10,000 का बोर्ड। उसने 10,000 का एक टोकन दरमियान में रख दिया। सोनिया ने गड्डी एक तरफ रख दी, उसके बराबर 10,000 का टोकन रखा। कहने लगी, मेरी आदत है, मैं पहली चाल 50,000 से शुरू करता हूं। उसने 50,000 के 5 टोकन रखे। कमेंट्री करने वाला बोल रहा था कि किस तरह दोनों चालें चल रहे हैं। मादाम नादिया बहुत मोहतात होकर खेलती हैं, लेकिन रॉबिन्सन राय ने मादाम को 10,000 फिर $50,000 बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। यानी पहली ही चाल में उनके दरमियान मेज पर $1,20,000 आ चुके हैं। रॉबिन्सन राय ने पहले ही सोनिया की गलती को भांप लिया था। फिर यह भी समझ रहा था कि वो अपनी परेशानी पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। उसने दूसरी चाल में $1,00,000 रखे। सोनिया ने चौंक कर देखा। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं कैसीनो डी ब्लांका से $90,00,000 ले गया था, यहां से दुगनी रकम ले जाऊंगा। इसके लिए जरूरी है कि बड़ी बड़ी चालें चलता रहूं। सोनिया ने $1,00,000 के टोकन रख दिए। वो 2 लाख रखते हुए बोला, बेहतर है अपने पत्ते देख लो, मैं 1-2 चालों तक अपने पत्ते नहीं देखता। वो परेशान होकर बोली, मैं पत्ते देखूंगी और खेल जारी रखूंगी तो मुझे 4 लाख देने होंगे। हाँ, ये तो खेल का उसूल है। वो $2,00,000 के टोकन रखते हुए बोली, मैं पत्ते देखकर दुगनी रकम नहीं दूंगी। वो 5 लाख रखते हुए बोला, मैं अपने मुकाबिल को मजबूर कर देता हूं। उसी लम्हे सोनिया ने अपने अंदर पराई सोच की लहरों को महसूस किया। जब पारस 5 बरस का था
और इस्तांबुल में एक बुजुर्ग की दुआएं सोनिया को मिली थीं, तब से वो अपने अंदर रूहानी क़ुव्वतों को महसूस करती थी। उसे ऐसी रूहानी क़ुव्वत हासिल हुई थी कि वो अपने खुफिया ख्यालात छुपा लेती तो कोई ख्याल खानी करने वाला उन ख्यालात तक नहीं पहुंच सकता था। रॉबिन्सन राय ने उसके दिमाग में आते ही उसकी सोच में पत्ते उठाकर उसे देखने पर मजबूर किया। उसने बज़ाहिर मजबूर होकर पत्ते उठाए और अपनी सोच में बोली, नहला दहला और गुलाम। उसने पत्ते मेज पर औंधे रख दिए। चूंकि ये जीतने वाले पत्ते थे, इसलिए उसने मेज पर 10 लाख डॉलर रख दिए। हकीकतन उसके पास इक्का तुक्की और तिग्गी के सबसे बड़े रनिंग पत्ते थे। उसने ख्याल खानी करने वाले को गुमराह कर दिया था। रॉबिन्सन राय को तशवीश हुई, क्योंकि नहला दहला और गुलाम मामूली पत्ते नहीं थे। उसने अपने पत्ते उठाकर देखे तो खुश हो गया। उसके पास बादशाह, बेगम और गुलाम थे। उसकी दानिश में सोनिया कभी जीत नहीं सकती थी। इस यकीन के साथ उसने 25 लाख की चाल चल दी। इस चाल का मतलब यह था कि सोनिया 50 लाख देकर शो नहीं कराएगी, मैदान छोड़ देगी। लेकिन खिलाफ तवक्को उसने शो नहीं कराया। 25 के जवाब में उसने 50 लाख डॉलर के टोकन मेज पर रखे। वो सोचने लगा, कहीं ख्याल खानी में गलती तो नहीं हुई है। सोनिया ने फिर उसे दिमाग में महसूस किया। उसके मजबूर करने पर दोबारा अपने पत्ते उठाकर देखे। फिर अपनी सोच में बोली, नहला दहला और गुलाम। वो मुतमईन होकर मुस्कुराते हुए बोला, मादाम नादिया, मुझसे जीतना नामुमकिन है। अब जो चाल चल रहा हूं, उसके बाद तो मैदान छोड़ दोगी। ये कहकर उसने 1 करोड़ के टोकन मेज पर रखे। कमेंट्री करने वाला जोशो खरोश से कह रहा था, सामीन, मेरी दानिश में आज तक दुनिया के किसी कमार खाने में ऐसा जुआ किसी ने नहीं खेला। एक ही चाल में 1 करोड़ डॉलर दांव पे लगाना ना तो बच्चों का खेल है, ना किस्से कहानियों की बात है। मेरे सामने जो हिसाब लिखा हुआ है, उसके मुताबिक मिस्टर रॉबिन्सन राय के अब तक 1 करोड़ 35 लाख और 60,000 डॉलर और मादाम नादिया के 63 लाख 60,000 डॉलर मेज पर आ चुके हैं। अब मादाम को शो कराने के लिए 2 करोड़ डॉलर अदा करने होंगे, वरना उन्हें मैदान छोड़ना होगा। कमार खाने के दूसरे हिस्से में बैठे हुए लोग चीख चीख कर ये मशवरे दे रहे थे कि मादाम को ये बाजी हार कर दूसरी बाजी शुरू करनी चाहिए। लेकिन कमेंट्री करने वाले ने यह चौंका देने वाली खबर सुनाई कि मादाम नादिया ने अपने मुकाबिल के जवाब में 1 करोड़ 25 लाख डॉलर की चाल चली है। ये चाल बता रही थी कि वो कमजोर नहीं है और खेल जारी रखेगी। रॉबिन्सन राय ने पास रखे हुए रिसीवर को उठाकर कमार खाने के बैंकर से पूछा, मेरे अकाउंट में कितनी रकम है? बैंकर ने जवाब दिया, आपने 2 करोड़ जमा कराए थे, जिनमें से 1.5 करोड़ के टोकन लिए गए। अब आपको सिर्फ 50 लाख के टोकन मिल सकते हैं। रॉबिन्सन ने सोचने के अंदाज में सर झुका लिया। फिर ख्यालखानी के जरिए एक तंजीम वाले सरमायादार से कहा, फौरन उठो और 2 करोड़ डॉलर लेकर नादिया के कमार खाने में आ जाओ। सरमायादार ने परेशान होकर कहा, मिस्टर, अकल की बात करो, आधी रात हो चुकी है। कोई सरमायादार इतनी बड़ी रकम अपने घर में नहीं रखता। मैं इतनी जल्दी रकम कहां से लाऊंगा? रॉबिन्सन ने कहा, नकद ना सही, तुम्हारी कोठी और कारखाने के कागजात हैं, उन्हें ले आओ। वो 10 करोड़ के कागजात हैं? क्या तुम मुझे डुबोना चाहते हो? तुम जानते हो मेरे पास टेलीपैथी की ताकत है। मैं तुम्हें कल सुबह तक 10 अरब और 10 खरब डॉलर दे सकता हूं। बहस ना करो, फौरन कागजात ले आओ। लेकिन रवानगी से पहले मेरे फोन का इंतजार करना। मैं दुनिया वालों को दिखाने के लिए तुमसे कर्ज के तौर पर वो कागजात मांगूंगा। उसने राब्ता खत्म कर दिया। सोनिया ने पूछा, मिस्टर, किस सोच में पड़ गए? आगे खेलना मंजूर नहीं है तो 2 करोड़ 50 लाख देकर शो कराओ। मादाम नादिया, तुम ये बाजी मुझसे कभी नहीं जीत सकोगी। मैं यहां से तुम्हें एक अच्छा सबक सिखा कर जाऊंगा। दरअसल मेरे पास रकम की कमी है। अगर इजाजत हो तो फोन करके एक दोस्त से रकम मंगवा लूं। जरूर, तुम एक नहीं दर्जनों दोस्तों को मदद के लिए बुला सकते हो। उसने रिसीवर उठाकर उसी तंजीम वाले सरमायादार से राब्ता कायम किया। सोनिया को सुनाने के लिए कुछ बातें की। फिर पूछा, मादाम नादिया, मेरे दोस्त के पास कोठी और कारखाने के कागजात हैं, जिनकी मालियत 10 करोड़ डॉलर है। क्या उसे कमार खाने के बैंक में गिरवी रखकर मुझे 5 करोड़ दिए जा सकते हैं? सोनिया ने अपने पास रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नादिया के वकील से इस मामले में दरियाफ्त किया। वकील ने कहा, मैं कमार खाने पहुंच रहा हूं। इनसे कहो 10 करोड़ के कागजात पर ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ दिए जा सकते हैं। इससे पहले कोठी और कारखाने के मालिक गिरवी रखने का एक कागज खुद देखे और दस्तखत करेगा। सोनिया ने यह बात रॉबिन्सन को बताई। रॉबिन्सन ने तंजीम वाले सरमायादार को कागजात लाने के लिए कहा। फिर रिसीवर रख दिया। खेल 1 घंटे के लिए रुक गया था।
मेज पर ताश के पत्ते, लाखों करोड़ों के टोकन उसी तरह पड़े रहे। फैसला होने तक कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता था। फैसला तो बहरहाल होना ही था। 1 घंटे के अंदर कागजात गिरवी रखने के सिलसिले में कानूनी कार्रवाई हो गई। रॉबिन्सन को $2 करोड़ के टोकन मिल गए। उसने सोनिया के सामने $2,50,00,000 के टोकन रखकर कहा, मैं अभी मजबूर हूं, फौरन बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकता, इसलिए शो करा रहा हूं। अपने पत्ते दिखाओ। सोनिया ने जब तीनों पत्ते उलट कर दिखाए तो वो हैरत से उछलकर खड़ा हो गया। बेख्तियार मेज पर हाथ मारकर बोला, यह धोखा है, तुम्हारे पास दूसरे पत्ते थे। सोनिया ने हैरानी से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि पत्ते उलटने से पहले दूसरे थे? इस सवाल पर उसे होश आ गया। वो कह नहीं सकता था कि उसने ख्यालखानी के जरिए मालूम किया था, और जो मालूम किया था उसके बरक्स नतीजा निकल चुका है। कमेंट्री करने वाला कह रहा था, सामीन, मादाम नादिया ने बड़े ही ड्रामाई अंदाज में बाजी जीत ली है। मेरे सामने लिखे हुए हिसाब के मुताबिक पिछली रात $90 लाख जीतने वाले मिस्टर रॉबिन्सन राय यहां 2 घंटे तक खेलते रहे, जिनमें से 1 घंटा कानूनी कार्रवाई में गुजर गया। इस तरह वो सिर्फ 1 घंटे में $3,83,60,000 हार चुके हैं। अब वो मेज छोड़कर उठ रहे हैं। इसका मतलब है ये पहली बाजी ही उनके लिए आखिरी बाजी साबित हुई। शायद वो आइंदा कैसीनो नादिया का रुख नहीं करेंगे। रॉबिन्सन राय तेजी से चलता हुआ कमेंट्री करने वाले के पास आया। फिर एक झटके से माइक उठाकर चीखते हुए बोला, मैं अभी आऊंगा, कल भी यहां आऊंगा। मैं रॉबिन्सन राय एलानिया कहता हूं, कल रात होने वाली बाजी में सिर्फ इस कमार खाने को ही नहीं, कमार खाने की मालिका नादिया को भी जीत कर ले जाऊंगा। कल मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। वो माइक को एक तरफ फेंक कर गुस्से से तनतनाता हुआ चला गया। सोनिया ने मैनेजर से कहा, तमाम रकम संभाल कर रखो, मैं अभी आती हूं। कैसीनो के हर मुलाजिम को इनाम दूंगी। वो कैसीनो के पिछले दरवाजे से निकलकर अपने कॉटेज पहुंच गई। उसने नादिया को जब यह बताया कि उसने सिर्फ 1 घंटे की एक ही बाजी में रॉबिन्सन राय से $3,83,60,000 निचोड़ लिए हैं, तो उसने हैरानी और बेयकीनी से देखा। फिर खुश होकर बोली, बेशक ये कारनामा तुम ही अंजाम दे सकती हो। मेरी तरफ से फराज साहब का शुक्रिया अदा कर देना। सोनिया ने कहा, तुम गलत समझ रही हो, मैंने किसी टेलीपैथी जानने वाले का ताउन हासिल नहीं किया। उसने नादिया को 10 करोड़ के कागजात गिरवी रखवाने वाली बात तफसील से बताई। फिर कहा, मैं अभी आते वक्त कैसीनो के मुलाजमों को इनाम देने का वादा करके आई हूं, तुम उन्हें इनाम जरूर देना। अब जा सकती हो। वो चली गई। सोनिया ने रिसीवर उठाकर इंटेलिजेंस के आला अफसर से राब्ता कायम किया। अफसर ने कहा, रॉबिन्सन राय मगरबी जर्मनी से आया है। सिफारत खाने में उसके कागजात की नकल देखी गई है। उन कागजात के मुताबिक भी उसका नाम रॉबिन्सन राय है। सोनिया ने कहा, लेकिन वो अपने चेहरे, लबो लहजे और तौर तरीके से अमरीकी मालूम होता है। फिर उसकी टेलीपैथी का इल्म साबित करता है कि वो ट्रांसफार्मर मशीन की पैदावार है, और वो मशीन सिर्फ अमेरिका में है। अफसर ने चौंक कर पूछा, क्या वाकई वो टेलीपैथी जानता है? जी हाँ, अपने सुराग रसानों को ताकीद कर दें, मैं उसकी दिन रात की मसरूफियत मालूम करना चाहती हूँ। आपको भी मालूम होना चाहिए कि वो पेरिस में क्या करता फिर रहा है। मादाम आपने टेलीपैथी के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है, अब उस पर दिन रात कड़ी नजर रखी जाएगी। वो कहने लगी, जब तक आप बहुत मजबूर ना हो उस वक्त तक उसे न छेड़ें। अगर वो मुल्क से बाहर जाने लगे तो उसी तैयारी में मेरे लिए भी एक सीट रिजर्व करवा दें। उसने रिसीवर रख दिया। आईने के सामने बैठकर नादिया का मेकअप उतारा, लिबास तब्दील किया, फिर सोने के लिए बिस्तर पर आ गई। ऐसे ही वक्त उसने फिर पराई सोच की लहर महसूस की, लेकिन कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। चुपचाप आंखें बंद करके दिमाग को हिदायत देने लगी कि वो सुबह 6 बजे तक गहरी नींद सोती रहेगी। अगर इस 4 दीवारी में कोई गैर मामूली बात हो तो आंख खुल जाए। 1 मिनट के अंदर उसकी आंख लग गई। दूसरी तरफ रॉबिन्सन राय हैरान था, क्योंकि सोनिया के दिमाग में नींद का सन्नाटा था। रॉबिन्सन राय ने दिमाग के सन्नाटे में अपनी ही सोच की लहरों को सुना। अगर सोनिया सुनकर भी अनजान बनना चाहती है तो ख्यालखानी करने वाला उसकी चालाकी को समझ लेता। वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे सोनिया और रॉबिन्सन राय के दरमियान नींद का पर्दा हायल हो गया है, और रॉबिन्सन की सोच इस पर्दे के पार नहीं पहुंच रही है। उसने ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी का नया इल्म हासिल किया था। अभी उसने इंसानी दिमागों को मुख्तलिफ हालात में समझना और उनसे खेलना नहीं सीखा था। उसकी अकल समझा रही थी, सोनिया जैसे दिमाग भी होते हैं, जहां सोच की लहरें पहुंचती तो हैं लेकिन वहां असरअंदाज नहीं होती। अगर जबरन मालूमात हासिल करो तो गलत मालूमात हासिल होती हैं।
मसलन सोनिया के पास इक्का दुक्की और तिग्गी के पत्ते थे और उसे 2 बार गलत मालूमात हासिल हुई कि मुकाबले पर खेलने वाले के पास नहला दहला और गुलाम हैं। वो आजमाशी तौर पर उसके दिमाग में जलजला पैदा करना चाहता था। इसके लिए लाजमी था कि उसका दिमाग गिरफ्त में आए और वो गिरफ्त में नहीं आ रहा था। यूं लगता था जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना चाहता हो। वो दिमाग के समंदर में गोते लगा सकता था, लेकिन उसके पानी को अपने बाजुओं में नहीं जकड़ सकता था। उसने ख्यालखानी के जरिए चीख चीख कर कहा, मैं हुक्म देता हूं कि मेरी सोच की लहरों को सुनो और आंखें खोल दो। फौरन उठकर खड़ी हो जाओ। जरा सी देर में एहसास हुआ वो रात की तारीकी में किसी अंधेरी वीरान गली में खड़ा कुत्ते की तरह भौंक रहा है और सुबह तक इसी तरह भौंकता रहेगा। वो थक हार कर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सोनिया के दिमाग ने उसे परेशान कर दिया था। वो थोड़ी देर तक टहलता हुआ सोचता रहा। फिर उसने मौजूदा सुपर मास्टर के दिमाग पर दस्तक दी और अपने कोड वर्ड्स अदा किए। हेलो मास्टर, द क्रेजी मैन इज नो मोर क्रेजी। सरफिरा आदमी अब सरफिरा नहीं रहा। रॉबिन्सन राय का असल नाम कुछ और था। बचपन में सब उसे क्रेजी किड कहते थे, यानी सरफिरा बच्चा, क्योंकि वो पढ़ने के बाद फारिग औकात में कभी लकड़ी के नन्हे से घर बनाता था, कभी गत्ते की मोटर या रेलगाड़ी बनाने की कोशिश करता था। स्कूल में साइंस का जो सबक पढ़ाया जाता था उसका अमली तजुर्बा साइंसी तजुर्बा घर में किया करता था, इसीलिए सब उसे खप्ती या सरफिरा कहते थे। जब वो आला तालीम से फारिग होकर सियासत में हिस्सा लेने लगा तो क्रेजी मैन कहलाने लगा। वो खुद को बहुत चालाक और मक्कार सियासतदान साबित कर चुका था। इसके बावजूद उसे सुपर मास्टर का ओहदा नहीं दिया गया, क्योंकि उसे जुआ खेलने का नशा था। वो हर रात 2-4 घंटे किसी कैसीनो में ज़रूर गुजारता था। जब हारता तो शराब पीकर गम गलत करता था और जीतने की खुशी में शराब के साथ शबाब की रंगीनियों में खो जाता था। ऐसा शख्स हुकूमत के राजों को अपने सीने में छुपा कर नहीं रख सकता। ताहम उसकी आला सियासी खिदमात के सिले में उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा गया था। उसे हुक्म दिया गया था कि वो मुल्क से दूर रहकर मुल्क की खिदमत करता रहे। टेलीपैथी जानने वाले नए सुपर मास्टर का नाम वीवॉन एडगर था। अब तक मशीन के जरिए जितने अफराद ने टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था, उनमें से पहला सुपर मास्टर मेरे हाथों मारा गया था। दूसरा जेरी जैकब पारस डोम के हाथों अंजाम को पहुंचा। तीसरे ख्यालखानी करने वाले लॉरेंस डिकोजा ने पारस डोम को फांस कर मौजूदा सुपर मास्टर की कैद में पहुंचा दिया था। चौथा ख्यालखानी करने वाला सुपर मास्टर वीवॉन एडगर था। पांचवें को क्रेजी मैन कहते थे। छठा टेलीपैथी जानने वाला टैनी दानियाल पारस अव्वल की दोस्ती और एतमाद हासिल करने की फिक्र में था। सातवां शैतान कहीं रुपोश था। किसी दिन वो भी जाहिर होने वाला था। इन 7 शैतानों में टैनी दानियाल गद्दारी कर रहा था। उसे सुपर मास्टर की मातहती मंजूर नहीं थी। वो इख्तिदार चाहता था। वो अच्छी तरह समझ गया था कि उसे कभी सुपर मास्टर का ओहदा नहीं मिलेगा। वो तंजीम वाला था। उसके सामने यही एक रास्ता था कि तंजीम वाले मुल्क में रूपोश रहे, अपने हम ख्याल तंजीम वाले सियासतदानों और फौजी अफसरों की एक टीम बनाए, फिर मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटकर अपनी मर्जी के हुक्मरानों को लाए और उनकी पोस्ट पर रहकर मंजर आम पर आए बगैर वहाँ हुकूमत करता रहे। इस मकसद के लिए खुद को बहुत ज़्यादा मुस्तहकम बनाने के लिए और सुपर मास्टर की टेलीपैथी जानने वाली टीम से महफूज रहने के लिए वो फराद अली तैमूर की टीम में शामिल होना चाहता था। डैनी दानियाल की रूपोशी ने मौजूदा सुपर मास्टर वीवॉन एडगर को तशवीश में मुब्तला कर दिया था। वो दुनिया के किस हिस्से में छुपा हुआ है और क्या करता फिर रहा है, ये मालूम करना ज़रूरी था। सुपर मास्टर वीवॉन का अंदाज था कि वो बहैसियत तंजीम वाले मुल्क में कहीं है या फिर पेरिस में होगा, ताकि सुपर मास्टर के खिलाफ फराद अली तैमूर से दोस्ती करे और अपनी सलामती को यकीनी बना ले। क्रेजी मैन उर्फ रॉबिन्सन राय को इसीलिए पेरिस भेजा गया था। सुपर मास्टर ने उसे ताकीद की थी कि वो फरात रसवंती और आर्मर की ख्यालखानी से टकराए बगैर डैनी दानियाल को तलाश करे। जब वहां नाकामी हो तो फिर तंजीम वाले मुल्क चला जाए। क्रेजी मैन पिछले 1 हफ्ते से पेरिस में था। उसने कितने ही पुलिस और फौज के अफसरानों के दिमागों में जगह बना ली थी। आखिर एक आला अफसर के दिमाग से मालूम हुआ कि डॉन मॉरिस नामी बचकाना जहन रखने वाला एक बुज़दिल जवान उसकी तहवील में है। उस बुज़दिल जवान की जगह पारस अव्वल डॉन मॉरिस बनकर इस्तांबुल गया है। क्रेजी मैन ने सुपर मास्टर को ये इत्तला दी। ये मालूम किया जाए कि इस्तांबुल में मॉरिस फैमिली कहाँ रहती है, उस फैमिली में कितने अफराद हैं और बहरूपिया डॉन मॉरिस उस ख़ानदान में पहुँच चुका है या नहीं। सुपर मास्टर ने अपने वसी ज़राए इस्तेमाल किए। फिर शाम तक क्रेजी मैन को बताया,
इस्तांबुल में जो मॉरिस फैमिली है उसमें 4 अफराद हैं। टॉम मॉरिस, सैम मॉरिस, टॉम की बीवी थेल्मा और उनकी बेटी समार्था। 5वां जवान डॉन मॉरिस एक दिन के लिए कहीं घर से भाग गया, फिर वापस आ गया। अब वो 5 इस्तांबुल में नहीं है, कुछ अरसे के लिए तंजीम वाले मुल्क गए हुए हैं। इन मालूमात के बाद ये वाज़ेह हो गया कि पारस डॉन मॉरिस के रूप में मॉरिस फैमिली के साथ तंजीम वाले मुल्क पहुंच गया है। सुपरमास्टर ने कहा, मैं तंजीम वाले मुल्क में मॉरिस फैमिली पर नज़र रखूंगा। तुम यहाँ मजीद 2-4 रोज़ डैनी दानियाल को तलाश करो। वो मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना असली डॉन मॉरिस को अगवा करके तंजीम वाले मुल्क ले जाओ। क्रेजी मैन ने उस आला अफसर को अपना आलाई कार बनाया। उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं फराद अली तैमूर बोल रहा हूं। मेरा एक काम इतनी रास्तारी से करो कि तुम्हारे किसी साथी अफसर को भी इसका इल्म ना हो। अफसर ने कहा, फराज साहब, हम आपके ताबेदार हैं, हुक्म दीजिए। क्रेजी मैन ने कहा, मैं किसी वक्त भी डॉन मॉरिस को तंजीम वाले मुल्क भेज सकता हूं। मेरा बेटा डॉन मॉरिस बनकर जिस मकसद के लिए गया था वो पूरा हो रहा है। एक आध रोज में असली डॉन मॉरिस वहां जाएगा, हमारा पारस यहां आएगा। तुम बड़ी राजदारी से डॉन मॉरिस का पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात तैयार कराओ। मैं बाद में तुमसे रब्ता कायम करूंगा। क्रेजी मैन जब से पेरिस आया था किसी कम्मार खाने में जाने के लिए तरस रहा था। सुपरमास्टर ने सख्ती से ताकीद की थी कि वो किसी कैसीनो में जाकर जुआ ना खेले। अगर वो खेलेगा और दूसरों के पत्ते मालूम करके उनके दिमागों में जाएगा तो कोई हसास दिमाग वाला उस पर शुबा करने लगेगा। वो अपनी ख्वाहिश को मारता जा रहा था। शाम होते ही पीना शुरू कर देता था ताकि नशे में जुआ खेलने की ख्वाहिश कमज़ोर पड़ जाए। एक रात वो क्लब में गया। ख्याल था किसी हसीन औरत के साथ बैठकर पिएगा। क्लब के एक हिस्से में ताश की बाजी हो रही थी। वो देखने बैठ गया। अपनी आदत से मजबूर होकर तमाम खेलने वालों के दिमागों को पढ़ने लगा कि किसके पास कौन से पत्ते हैं। वो जिस खिलाड़ी के पास बैठा हुआ था वो मायूस होकर मैदान छोड़ना चाहता था। क्रेजी मैन ने आहिस्तगी से कहा, जीत तुम्हारी होगी, मैदान हरगिज न छोड़ना। खिलाड़ी ने कहा, मेरे पास मजीद रकम नहीं है। क्रेजी मैन ने अपनी जेब से $5000 निकाल कर दिए। खेल जारी रहा। आखिरकार वो खिलाड़ी $25,000 जीत गया। जीतने वाला क्रेजी मैन की तारीफें करते हुए बोला, तुम तो उस्ताद मालूम होते हो, तुम्हें कैसीनो डी ब्लांका या कैसीनो नादिया में जाकर खेलना चाहिए। उस खिलाड़ी ने पेरिस के कैसीनो का ऐसा नक्शा खींचा कि क्रेजी मैन की बेचैनी और बढ़ गई। वो दूसरे दिन कैसीनो डी ब्लांका गया और सुबह तक $90 लाख जीत कर ले आया। शराब, शबाब और ताश के पत्ते जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। अगर आदमी जीत ले तो वो जीत उसे और ज्यादा खेलने पर उकसाती है। अगर हार जाए तो अगली बाजी जीत लेने की खुशफहमी में वो खेलता चला जाता है। नादिया के कम्मार खाने में बुरी तरह हारने के बाद वो दूसरी रात भी आकर खेलने वाला था, लेकिन वो सोनिया के दिमाग में पहुंचकर हैरान और परेशान हो गया था। उसे खतरा महसूस हो रहा था और वो ये भी सोच रहा था, शायद खतरा ना हो। बाज़ इंसानों के दिमाग ऐसे होते हैं जहां ख्यालखानी करने वाला पहुंचकर कुछ हासिल करने में नाकाम रहता हो। यही सोचकर उसने सुपर मास्टर वी वॉन एडगर से राब्ता कायम किया। उसे बताया, नादिया नामी एक औरत का दिमाग कुछ गैर मामूली है। मैं उसे अपनी मामूला बनाने में नाकाम रहा हूं। सुपर मास्टर ने पूछा, क्या वो सांस रोक लेती है? नहीं, उसके दिमाग में जगह मिलती है, मगर मेरी सोच की लहरें उसे मुतासिर नहीं करती। उसके चोर ख्यालात भी सुनाई नहीं देते। तुम अजीब बात कर रहे हो। मैं तुम्हारे दिमाग में आ रहा हूं। तुम उस औरत के दिमाग में चलो। मैं देखना चाहता हूं ये मामला क्या है। सुपर मास्टर क्रेजी मैन के जरिए सोनिया के खाबीदा दिमाग में पहुंच गया। उसे भी वहां गहरा सन्नाटा महसूस हुआ। सुपर मास्टर को सिर्फ अपनी ही सोच की लहरें सुनाई दे रही थीं। वो कह रहा था, नादिया उठो, मैं मालूम करना चाहता हूं तुम कौन हो। ऐसा कौन सा अमल जानती हो कि पराई सोच की लहरें तुम पर असरअंदाज नहीं होती। वो साइंसी तरक्की के दौर में सांस लेने वाले रूहानियत के कायल नहीं थे। वो कभी यकीन नहीं कर सकते थे इस औरत को बाबा फरीद वास्ती, मरहूम जनाब शेखुल फारस गुलाम अल बरकी और इस्तांबुल के एक बुजुर्ग की दुआओं ने रूहानियत के कमाल तक पहुंचा दिया था। सुपर मास्टर ने हैरान होकर क्रेजी मैन से कहा, मैंने ऐसे दिमाग के मुतालिक न कभी पढ़ा न कभी सुना। मैं दुनिया के नामवर डॉक्टरों और माहिर नफ्सियात से ऐसे दिमाग के मुतालिक सवालात करूंगा। उनसे कोई माकूल बात मालूम हो सकती है। बाय द वे, तुम इस औरत तक कैसे पहुंच गए? उसने कैसीनो वाली बात छुपा ली। अपने सुपर मास्टर से कहा, मैंने इसे ईफल टावर के पास देखा था। ये बहुत हसीन है। अपनी एक सहेली से बातें कर रही थी।
मैंने इसकी आवाज़ और लबो लहजे को याद रखा। फिर होटल के कमरे में आकर इसके दिमाग में पहुंचने और मुतासिर करने की कोशिश की। नतीजा तुम्हारे सामने है। सुपरमास्टर ने कहा, अब पेरिस में वक्त ज़ाया ना करो, असली डॉन मॉरिस को लेकर तंजीम वाले मुल्क जाओ। क्रेजी मैन ने पूछा, क्या तुमने ख्याल खानी के जरिए मॉरिस फैमिली में जगह बना ली है? मुझे इसका मौका नहीं मिला। मैं यहाँ पारस डोम के पीछे था। किसी तरह फराद की एक बड़ी कमजोरी अपने हाथ में रखना चाहता था। इस सिलसिले में लॉरेंस डिकोजा ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उसने पारस डोम को मेरे पास पहुंचा दिया है। ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इससे भी बड़ी खुशी तब होगी जब पारस अव्वल हमारे हाथ आएगा। इसीलिए कहता हूं, पेरिस में वक्त ज़ाया ना करो। डॉन मॉरिस को लेकर तंजीम वाले मुल्क पहुंचो। अगर पारस वहां अभी तक डॉन मॉरिस के रूप में होगा तो हमारे हाथ लग जाएगा। क्रेजी मैन ने आला अफसर के दिमाग में पहुंचकर मालूम किया, क्या डॉन मॉरिस के पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात तैयार हो गए? जी हाँ फराज साहब, सब कुछ तैयार है, लेकिन वो अपनी नर्स रोमा के बगैर कहीं नहीं जाएगा। मैंने एहतियातन रोमा के कागजात भी तैयार कर रखे हैं। तुमने दानिशमंदी से काम लिया है। उन दोनों को कल सुबह 10 बजे वाले तैयारे से तंजीम वाले मुल्क रवाना कर दो। क्या वो दोनों तन्हा जाएंगे? हाँ, मेरा एक आदमी उस तैयारे में उनकी निगरानी करता रहेगा। दूसरी तरफ सोनिया अपने कॉटेज में आराम से सो रही थी। उसने अपने दिमाग को 6 बजे बेदार होने की हिदायत की थी, लेकिन 1 घंटा पहले ही फ़ोन की घंटी ने उसे जगा दिया। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। इंटेलिजेंस के आला अफसर की आवाज़ सुनाई थी। मादाम, वो टेलीपैथी जानने वाला रॉबिन्सन राय यानी क्रेजी बॉय कल सुबह 10 बजे की फ़्लाइट से तंजीम वाले मुल्क में जा रहा है। मेरे लिए रोमिला की हैसियत से उसी तैयारे में सीट रिजर्व करवा दें। अगर वाकई वो कल जा रहा है तो उसकी अब निगरानी ना कराई जाए। मैं नहीं चाहती उसे किसी किस्म का शुबा हो। यस मादाम, सुबह 8 बजे से पहले आपके पास टिकट और पासपोर्ट पहुंच जाएगा। सोनिया ने रिसीवर रखा, उठकर बाथरूम में गई, फिर वापस आकर अलमारी से जॉगिंग का लिबास निकाला। उसे पहनकर पंजों के बल उछलती हुई बाहर जाना चाहती थी। फोन की घंटी ने उसे रोक दिया। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। डॉन मॉरिस की निगरानी करने वाले अफसर ने कहा, मादाम, फराज साहब के हुक्म के मुताबिक मैं डॉन मॉरिस और रोमा को कल सुबह 10 बजे वाली फ़्लाइट से तंजीम वाले मुल्क भेज रहा हूँ। फराज साहब ने तुमसे कब रब्ता कायम किया था? यूं तो उन्होंने 2 दिन पहले ही मुझे हुक्म दिया था और ताकीद की थी कि डॉन मॉरिस की रवानगी को राज में रखा जाए। मैं अपने किसी साथी अफसर से भी जिक्र ना करूं, लेकिन आपसे फराज साहब की कोई बात छुपी नहीं रहती। यही सोचकर डॉन को रवाना करने से पहले आपको इत्तला दे रहा हूं। हाँ, ये तुमने अच्छा किया। फराज साहब का हुक्म है तो उन्हें जाने दो। उसने रिसीवर रख दिया। वहीं कालीन पर पलथी मारकर बैठ गई। दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए और आंखें बंद करके मुराकबे में पहुंच गई। तकरीबन 20 मिनट तक वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत उसी तरह बैठी रही जैसे पत्थर की मूरत बन गई हो। पता नहीं वो मुराकबे के दौरान कौन से जहां में पहुंची हुई थी। अगर कोई उसे देख लेता तो यही समझता कि उसकी जान निकल गई है। खाली जिस्म पलथी मारे बैठा है और उसकी रूह निकलकर कहीं सफर कर रही है, दोस्तों और दुश्मनों की दुनिया में पहुंच रही है और उसका हाल और चाल मालूम करके वापस आ रही है। तकरीबन 20 मिनट के बाद उसने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी, रोब और दबदबा था। वो कालीन पर से उठ गई, बाहर जाकर जॉगिंग का इरादा तर्क कर दिया। अलमारी से दूसरा लिबास निकाल कर पहना, फिर कॉटेज के बाहर आकर दरवाजे को लॉक किया। उसके बाद अपनी कार की स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गई। उसकी मंजिल वो होटल था जहां क्रेजी मैन रिहाइश पजीर था। वो आराम से अपने कमरे में सो रहा था। कॉल बेल की आवाज़ पर उसकी आंख खुल गई। उसने रिस्ट वॉच देखी। 6:15 हुए थे। वो बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास आया, फिर नागवारी से बोला, कौन है? सोनिया ने कहा, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपके लिए बेड टी लाई हूं। वो जानती थी वो आवाज़ सुनते ही दिमाग में आएगा। दूसरे ही लम्हे उसने सोच की लहरों को महसूस किया। फिर खुद सोचने लगी, हाय, मैं 20 बरस की जवान दोशीज़ा हूँ। इस कमरे में रहने वाला उधेड़ उम्र का लगता है, मगर बहुत ही खूबरू और स्मार्ट है। क्रेजी मैन की नागवारी खुश मिजाजी में बदल गई। सुबह आंख खोलते ही एक जवान दोशीज़ा दरवाजे पर आई थी। उसने सोनिया के वही सरसरी ख्यालात पढ़े। इतना ही पढ़ने के बाद वो सब्र ना कर सका। फौरन ही दरवाजे को जरा सा खोला। फिर वो देखना चाहता था आने वाली सिर्फ जवान है या हसीन भी है। सोनिया ने एक जोर की ठोकर मारी। दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे गया। अपना तवाजुन बरकरार न रख सका। कालीन पर चारों शाने चित हो गया।
सोनिया ने अंदर आकर दरवाजे को बंद किया। वो गुस्से से उठते हुए बोला, कौन हो तुम? मैं कौन हूं, इसका जवाब तुम्हारे अमल से मिलेगा। तुम जिंदगी चाहोगे तो मैं जिंदगी हूं, मौत चाहोगे तो मौत भी हूं। ऐसा कहते वक्त वो अपने दिमाग में उसकी सोच की लहरें महसूस कर रही थी। उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, कभी तुम्हारे बाप ने भी ख्यालखानी की थी? तुम कमार खाने से बार बार मेरे दिमाग में आकर उल्लू बनते रहे। क्या तुम अकल से कुछ समझ नहीं सकते? वो एक हैरानी से एक कदम पीछे हटकर बोला, क्या तुम नादिया हो? क्या अभी इस दूसरे रूप में आई हो? तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं किसी हेलो हुज्जत के बगैर अपनी पूरी हिस्ट्री बयान करो और यहां से तंजीम वाले मुल्क जाने का मकसद बताओ। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं जा रहा हूं? मुझसे सवाल ना करो, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम ऐसे कह रही हो जैसे मैं कमजोर हूं और तुम्हारे किसी दबाव में आ गया हूं। उसकी बात खत्म होते ही उसके मुंह पर एक जबरदस्त उल्टा हाथ पड़ा। आंखों के सामने कितने ही कुमकुमे जलने बुझने लगे। दूसरा घूंसा नाक पर पड़ा। वो चंद सांसों के लिए सांस लेना भूल गया। जब उसने सांस ली तो नाक के नथनों से गर्मी बहती हुई महसूस हुई। हाथ लगाकर देखा तो नाक से और पांचों से लहू रिस रहा था। वो एक औरत के हाथों से चुपचाप मार नहीं खा सकता था। उसने जवाबी हमला करने की हिम्मत की। नतीजा और बुरा निकला। उसके मुंह पर और पेट पर लातें पड़ी। कराटे के हाथ जहां पड़ते थे वहां की हड्डियां जैसे चटकने लगती थीं। उसके सामने यही एक रास्ता रह गया था कि चीखना शुरू कर दे ताकि होटल वाले मदद को पहुंच जाएं। उसके हलक से गरर गरर की आवाजें निकलने लगीं, जैसे मुंह में पानी लेकर करारे कर रहा हो। उसके मुंह में लहू हलक तक भर गया था। सोनिया ने कहा, इससे पहले कि मार खाते खाते बोलने के काबिल ना रहो, बोलना शुरू कर दो। क्रेजी मैन ने सर झुकाकर थूका। ढेर सारा खून कालीन पर आ गया। वो हाँपते और कांपते हुए बोला, तो तुम पछताओगी। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे ख्यालखानी करने वाले साथी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सोनिया ने उसकी गर्दन पर कराटे का जबरदस्त हाथ रसीद किया। वो कालीन पर औंधा हो गया। सोनिया ने ठोकर मारी। उसने उसके सीने पर पांव रखकर कहा, यही पांव तुम्हारे हलक पर रखूंगी तो सांस रुक जाएगी। बोलो, सांस रोक दूं या बोलते हो? तुम्हारा कोई साथी मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच सकेगा। वो समझ गया था कि मार खाते खाते मर जाएगा, लेकिन सुपर मास्टर को मदद के लिए नहीं बुला सकेगा, क्योंकि सोनिया के हमलों ने उसके दिमाग को कदरे कमजोर कर दिया था। उसने एक दो बार ख्यालखानी की कोशिश की, लेकिन सोच की लहरें सुपर मास्टर तक नहीं पहुंच सकीं। वो गिड़गिड़ा कर बोला, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, मुझे उठने तो दो। इसी तरह जमीन पर पड़े रहो और समझते रहो। जितनी ऊंची ख्यालखानी की परवास करते हो उतनी ही पस्ती में पड़े हुए हो। वो ठहर ठहर कर बोलने लगा, हमारा एक टेलीपैथी जानने वाला साथी डैनी दानियाल सुपर मास्टर से गद्दारी कर रहा है। मैं उसकी तलाश में आया हूं। तंजीम वाले मुल्क क्यों जा रहे हो? दानियाल तंजीम वाला है, वो वहीं मिल सकता है। तुम्हारे साथ और कौन जा रहा है? मैं अकेला हूं। सोच समझ कर जवाब दो, हर गलत जवाब पर लात जूते पड़ेंगे। तुमने यहां कितने मिलिट्री और सिविल अफसरों के दिमागों में जगह बनाई है? जो भी सामने आ गया, जिसकी भी आवाज सुन ली, उसके दिमाग को पढ़ लिया था। इतने अहम अफसरों के दिमागों को पढ़ने के बाद भी खाली हाथ जा रहे हो। क्या किसी अफसर के दिमाग ने तुम्हें यह नहीं बताया कि तंजीम वाले मुल्क की एक फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान यहां मौजूद है और तुम्हारे सुपर मास्टर के बहुत काम आ सकता है? नहीं तो मैं तो कुछ नहीं जानता। सोनिया ने फिर उसकी पिटाई की। वो निढाल सा होकर बोला, डॉन मॉरिस, सुपर मास्टर ने हुक्म दिया है मैं डॉन को वहां ले जाकर पारस को ट्रैप करूं। वो दूर हटकर बोली, पहले ही सीधी तरह बोल देते तो इतनी मार ना खाते। उठो और जाकर आईना देखो। वो तकलीफ से कर्राते हुए उठने लगा। उसके बदन का जोड़ जोड़ दुख रहा था। वो फर्श पर से उठते हुए लड़खड़ाते कदमों से आईने के पास आया। पहली नजर में खुद को पहचान ना सका। उसके चेहरे की जिल्द जा बजा फट गई थी। तमाम चेहरा लहू से भीगा हुआ था। आंखें सूज गई थीं, पूरी तरह नहीं खुल पा रही थीं। होंठ फूल कर मोटे हो गए थे। मुंह जरा टेढ़ा हो गया था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक निहत्ती औरत इस तरह हुलिया बिगाड़ कर रख देगी। वो रिसीवर कान से लगाए किसी से कह रही थी, मेरा एक शिकार बुरी तरह जख्मी हो गया है, उसकी मरहम पट्टी के लिए एक डॉक्टर को भेज दो। हाँ, डॉक्टर से कहना असाब कमजोर करने वाला इंजेक्शन ले आए। क्रेजी मैन चौंक कर पलट गया। सोनिया किसी को होटल का नाम और कमरा नंबर बता रही थी। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारा ताबेदार हूं, मैंने तमाम बातें सच बता दी हैं। फिर ये आसाब कमजोर करने वाला इंजेक्शन क्यों मंगवा रही हो?
तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे मुआफ कर दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अगर मैं जिंदा छोड़ दूं तो जिंदा और तंदुरुस्त रहकर क्या करोगे? वो कदमों पर गिर कर बोला, तुम जो कहोगी वो करूंगा। तुम तो वो भी करोगे जो सुपर मास्टर कहेगा। मैं कसम खाकर कहता हूं, सिर्फ तुम्हारे हुक्म की तामील करूंगा। सुपर मास्टर का नाम क्या है? वी वी वॉन एडगर। पहला ख्याल खानी करने वाला सुपर मास्टर हराम मौत मर गया। दूसरे को पारस ने खत्म कर दिया। तीसरे तुम हो। चौथा टेनी तोनियाल है। पांचवा लॉरेंस डिकोजा। छठा मौजूदा सुपर मास्टर वी वॉन एडगर है। सातवां कौन है? मैं झूठ नहीं कहूंगा। अब तुम्हें धोखा देने की जरूरत नहीं करूंगा। हम टेलीपैथी जानने वाले एक दूसरे के मुताल्लिक बराए नाम मालूमात रखते हैं। टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के बाद सभी पुरस्कार बन गए हैं। सब ने अपनी रिहाइशगाहें बदल दी हैं। खुद को रूपोश रखने के लिए नाम भी तब्दील किया है। वो टेलीपैथी जानने वाला शख्स हम सब के लिए मुअम्मा है। हमने आज तक ना उसकी सूरत देखी है और ना उसका नाम सुना है। सोनिया ने पूछा, मैं कैसे यकीन करूं? मैं इतनी मार खा चुका हूं कि तुम्हारा एक और हाथ पड़ेगा तो मर जाऊंगा। मैं ऐसी हालत में झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारे इतने टेलीपैथी जानने वाले साथी जब तुम्हारे दिमाग में आकर जलजला पैदा करेंगे तब तुम्हारी क्या हालत होगी? मेरा दिमाग हसास है। मैं पराई सोच की लहरें महसूस करके सांस रोक लेता हूं, लेकिन शराब नोशी के बायस ज्यादा देर दुश्मनों को दूर नहीं रख सकूंगा। अगर तुम मेरे आसाब को कमजोर ना बनाओ तो मैं वादा करता हूं शराब छोड़ दूंगा। फिर मेरे दिमाग में कोई जलजले पैदा नहीं कर सकेगा। ठीक है, मैं तुम्हें आजमाऊंगी। शराब छोड़ दोगे और मेरी हिदायत पर अमल करते रहोगे तो तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले साथियों से भी तुम्हें बचाऊंगी। मुझे यकीन है टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। तुम जबरदस्त हो। प्लीज मुझे बताओ तुम कौन हो? मैं मेकअप में हूं। मेरा असली चेहरा कुछ और है। क्या इतना कहना काफी होगा कि मुझे सोनिया कहते हैं? वो उसके कदमों के पास घुटनों के बल झुका हुआ था। सोनिया का नाम सुनते ही धप से कालीन पर गिर पड़ा। चारों शाने चित होकर चंद लम्हों तक उसे देखता रहा। फिर कहने लगा, खुदा की कसम, ऐसी जबरदस्त पिटाई सोनिया ही कर सकती है। तुम बेशक सोनिया ही हो। मेरी वफादारी और पक्की हो गई। मैंने तुम्हारा और फराज साहब का रिकॉर्ड पढ़ा है। तुम दोनों अपने वफादारों के लिए जान की बासी लगा देते हो। मुझे अब कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैं सुपर मास्टर की खुलकर मुखालफत करूंगा। मैं तुम्हें यह मशवरा नहीं दूंगी। तुम फिलहाल वही करोगे जो सुपर मास्टर कह रहा है। तुम काम उसके करोगे लेकिन फायदा हमें पहुंचाओगे। कॉल बेल की आवाज सुनाई थी। सोनिया ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। डॉक्टर मरहम पट्टी के लिए आया था। उसका ताल्लुक पुलिस अस्पताल से था। वो सोनिया को जानता था। अगरचे वो मेकअप में थी, ताहम उसके अफसर ने बताया था कि सोनिया ने उसे होटल में बुलाया है। फिर उस जख्मी को देखकर तस्दीक हो गई कि मादाम ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया है। उसने जख्मों को साफ किया, मरहम रखा, खाने पीने के लिए दवाएं दी और फिर चला गया। दिन के 10 बजे वो तैयारे में थे। सोनिया और क्रेजी मैन एक दूसरे के साथ वाली सीट पर थे। उसी कतार में दरमियानी राहदारी की दूसरी तरफ रोमा और डॉन थे। क्रेजी मैन ने डॉन मॉरिस से तैयारे में मुलाकात की थी। उसे यकीन दिलाया था कि वो फराद अली तैमूर का आदमी है और तंजीम वाले मुल्क पहुंचकर उसके नाना से उसे मिला देगा। सोनिया ने सफ़र के दौरान कहा, तुम वहां पहुंचकर रोमा और डॉन के साथ होटल में क़याम करोगे। फिर मॉरिस फैमिली के किसी अहम फर्द के दिमाग में पहुंचकर मालूम करोगे कि वहां पारस डॉन की हैसियत में क्या कर रहा है। जब हम असली डॉन मॉरिस को उस फैमिली में पहुंचाएंगे तो पारस की पोजीशन क्या होगी? मैं इससे पहले ही उसे वहां से निकल जाने का मौका दूंगी। क्रेजी मैन ने सोनिया का हाथ दबाकर खामोश रहने का इशारा किया। फिर सांस लेते हुए सोच के जरिए बोला, हेलो, कौन है? सुपर मास्टर ने कोड वर्ड्स अदा किए। द क्रेजी मैन इज नो मोर क्रेजी। तुमने मेरे आते ही सांस क्यों रोक ली थी? वो ये तो नहीं कह सकता था कि सोनिया पास बैठी बातें कर रही थी। उसे चुप कराने के लिए सांस रोकी थी। उसने बात बनाते हुए कहा, मैं अब मोहतात रहने लगा हूं। कोई दुश्मन ख्यालखानी करने वाला मेरे दिमाग में आ सकता है। इसमें मोहतात रहने की क्या बात है? हम तो कोड वर्ड्स अदा करने के बाद एक दूसरे के दिमाग में आते हैं। बाज़ औक़ात कोड वर्ड्स भी दुश्मन को मालूम हो जाते हैं। मैं अपने इत्मीनान के लिए आपसे सवाल कर रहा हूं। जवाब दीजिए, मैं कहाँ जा रहा हूं और किसके साथ जा रहा हूं? मुझे खुशी है कि तुम बहुत ज़्यादा मोहतात रहने लगे हो। तुम डॉन मॉरिस को लेकर तंजीम वाले मुल्क जा रहे हो। अब बताओ, क्या तुम किसी अंदेशे में मुब्तला हो? मास्टर वी वॉन एडगर,
मैं सिर्फ डैनी दानियाल की तलाश में आया था। अब फरहाद के बेटे पारस के मामलात में मुदाखलत करने और उसे ट्रैप करने जा रहा हूं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। न जाने कितने टेलीपैथी जानने वाले पारस की निगरानी कर रहे होंगे। दिल में 100 तरह के अंदेशे जन्म लेते हैं और ये अच्छी बात है। इस तरह मैं बहुत ज्यादा मोहतात रहने लगा हूं। सुपर मास्टर ने कहा, वहां पहुंचकर जल्दबाजी से काम न लेना। तुम डॉन के साथ किसी होटल में क़याम करोगे। डॉन को कमरे से निकलने नहीं दोगे। ये अच्छी तरह अंदाजा करोगे कि किस तरह पारस को किसी रुकावट के बगैर वहां से मेरे पास पहुंचाया जा सकता है। जी, मैं खूब सोच समझकर मंसूबा बनाऊंगा। याद रखो क्रेजी मैन, तुम्हारे एक टेलीपैथी जानने वाले साथी लॉरेंस डिकोजा ने पारस डोम को कैदी बनाकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तुम्हें भी ऐसा ही कारनामा अंजाम देना चाहिए। अगर तुम अपनी दोनों बुरी आदतों को छोड़ दोगे तो आइंदा सुपर मास्टर का ओहदा हासिल कर सकोगे। तुम लॉरेंस डिकोजा से सीनियर हो, पहले तुम्हें यह ओहदा मिल सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं। आपको यह सुनकर खुशी होगी कि मैंने शराब छोड़ दी है। कोशिश करूंगा कि ताश के पत्तों को भी हाथ ना लगाऊं। मुझे उस रोज खुशी होगी जब तुम मुस्तकिल मिजाजी से हर बुरी आदत पर काबू पालोगे और एक दिन मेरी जगह ये ओहदा संभाल लोगे। वो हंसते हुए बोला, तुम मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हो, वरना सभी कहते हैं कि वो टेलीपैथी जानने वाला 7वां पुरस्कार शख्स सुपर मास्टर बनेगा। ये गलत है, चूंकि वो रूपोश रहकर बड़े पुरस्कार अंदाज में हमारा एक अहम काम कर रहा है, इसलिए उसके मुताल्लिक क़यास आराइयाँ की जाती हैं। अगर वो अपने मिशन में कामयाब होगा तो तुम लोगों की क़यास आराई दुरुस्त होगी, वरना मेरा ये ओहदा तुम्हारे ही लिए है। तुम फ़कत 2 बातें जहन में रखो। बुरी आदतों से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लो और पारस अव्वल को मेरे पास पहुंचाने का कारनामा अंजाम दो। वो उसके दिमाग से चला गया। क्रेजी मैन उसी तरह खामोश बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने सुपर मास्टर की ऊंची कुर्सी थी। सुपर मास्टर का ओहदा उस मुल्क के सदर से भी ज्यादा अहम होता था। इस ओहदे पर रहने वाला दरपर्दा दुनिया के सबसे बड़े मुल्क पर हुकूमत करता था। वो मंजर आम पर नहीं आता था, फिर भी उसके नाम का डंका बजता रहता था। वो इज्जत और वक़ार के साथ जिंदगी गुजारता था। इसके बरक्स वो सोनिया और फरहाद का साथ देकर दानियाल की तरह गद्दार कहलाने वाला था। और ये कोई दानिशमंदी ना होती। अपनी कौम अपनी ही होती है। सोनिया और फरहाद गैर हैं, गैर ही रहेंगे। क्रेजी मैन की वफादारी डगमगा रही थी। वो कशमकश में था। सोनिया को धोखा देने की जुर्रत नहीं कर सकता था। वो अच्छी तरह सोचना समझना चाहता था कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, किसका साथ देना और किसका साथ छोड़ना चाहिए। अभी सोनिया के मंसूबे ने उसे दोनों तरफ से वफादार रहने का मौका दिया था। आइंदा ऐसा वक्त आने वाला था जब उसे खुलकर किसी से वफादारी और किसी की मुखालफत करना थी। वो सोचकर परेशान हुआ जा रहा था कि ऐसे वक्त पता नहीं कैसे हालात होंगे। सोनिया उसे कन अखियों से देख रही थी और सोच रही थी, आखिर ये ख्याल खानी के जरिए किससे बातें कर रहा है। ऐसा कौन सा उलझा हुआ मौजू है कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा है। एयर होस्टेस ट्रॉली पर खाने की ट्रे लाई तो वो चौंक गया। उसने और सोनिया ने अपने अपने खाने की ट्रे ली। तुम 1 घंटे से बुत बने बैठे थे। वो जरा घबराया, जैसे सोनिया ने उसे दोगलेपन से सोचते हुए पकड़ लिया हो। फिर वो संभल कर बोला, हाँ, बड़ी लंबी बहस हो रही थी। सुपर मास्टर कह रहा था कि तंजीम वाले मुल्क में पारस नजर आए तो उसे फौरन गोली मार दी जाए। सोनिया ने ताज्जुब से पूछा, सुपर मास्टर ऐसी अहमकाना बातें नहीं कर सकता। वो दोनों पारस को जिंदा और सलामत अपनी कैद में रखकर फरहाद को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। क्या सुपर मास्टर नशा करता है? मेरा ख्याल है उसने थोड़ी पी रखी थी। दूसरी बार उसने बात बदल दी। पारस को पहले अगवा करके उसके पास पहुंचाने की कोशिश की जाए, नाकामी की सूरत में उसे गोली मार दी जाए। मैंने कहा, नाकामी की सूरत में भी उसे हलाक करना दानिशमंदी नहीं होगी। हो सकता है हम किसी दूसरी बार उसे अगवा करने में कामयाब हो जाएं। फिर तुम्हारे सुपर मास्टर ने क्या कहा? कहना क्या था, बस घंटे भर बहस करता रहा। आखिर मेरी बात मान गया। पारस को हर हाल में जिंदा रखा जाएगा। जब मैं तुम्हारा और फराज साहब का वफादार बन चुका हूं तो भला पारस को नुकसान पहुंचते कैसे देख सकता हूं? तुम बहुत अच्छी अदाकारी कर लेते हो, वो घबरा कर बोला। क्या तुम समझती हो मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं, तुम्हें धोखा दे रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है तुमने सुपर मास्टर के सामने खूब अदाकारी की है। उसने इत्मीनान की गहरी सांस ली, फिर खाने में मसरूफ हो गया। एयरपोर्ट पर रोमेला का शौहर सोनिया के इस्तकबाल के लिए आया था। सोनिया ने क्रेजी मैन को अपना पता और फ़ोन नंबर देकर कहा, मुझे फ़ोन पर फ़ौरन बताना कि किस होटल में और किस कमरे में क़याम कर रहे हो।
वो रुखसत होकर रोमेला के शौहर के साथ एक कार में आकर बैठ गई। वो वहाँ के एक बड़े अस्पताल का डॉक्टर था। दर हकीकत बाबा साहब के इदारे से उसका ताल्लुक था। उसका नाम फ्रैंक मार्टन था। उसने कार ड्राइव करते हुए कहा, मादाम मैंने। सोनिया उसकी बात काट कर बोली, तुम अपनी वाइफ रोमेला को क्या कहकर मुखातिब करते हो? मैं उसे प्यार से रोमी कहता हूँ। मुझे भी प्यार से रोमी कहोगे तो मैं सचमुच तुम्हारी बीवी नहीं बन जाऊंगी। खबरदार आइंदा मुझे मादाम ना कहना। ओ सॉरी मादाम, मुझसे भूल हो गई। तुम फिर भूल रहे हो? वो झेप कर बोला, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपका बहुत ज़्यादा अकीदतमंद हूँ। बेख्तियार मादाम कह देता हूँ। आइंदा मोहतात रहूँगा। तुम कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मुझे इत्तेफाक से मॉरिस फैमिली में जाने का मौका मिला था। अरबपति मिल ऑनर की नवासी नैन्सी और नवासे डॉन मॉरिस की शादी की तकरीब थी। सोनिया ने चौंक कर पूछा, क्या नैन्सी और पारस की शादी हो गई है? जी हाँ, शादी तो हो गई, लेकिन एक अजीब बात हो गई। नैन्सी ने किसी बात पर मुसलमानों के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए तो पारस के दिमाग को शदीद झटका पहुंचा। वो कुछ देर तकलीफ में मुब्तला रहा। फिर उसकी ज़बान से फराज साहब की आवाज़ सुनाई दी। सोनिया ने कहा, ज़रा ठहरो, मुझे सोचने दो। वो सोचने लगी। दोनों पारस अपने टेलीपैथी जानने वाले वालिदैन को अपने दिमाग में आने नहीं देते थे। फिर फरहाद पारस के दिमाग में आकर कैसे बोल सकता है? सोनिया ने कहा, फ्रैंक, मुझे यकीन नहीं आता कि फरहाद ने बेटे की ज़बान से कुछ कहा होगा। अच्छा ये बताओ क्या कहा था? फरहाद साहब कह रहे थे कि नैन्सी ने मुसलमानों की तौहीन की है, इसलिए मैं उसके दूल्हा को जहनी अजियतों में मुब्तला करता रहूँगा। नैन्सी के अरबपति नाना फराज साहब से मुआफ़ी मांगने लगे तो फराज साहब ने कहा, मुआफ़ी इसी सूरत में मिल सकती है जब डॉन मॉरिस इस्लाम कबूल करने और इस्लामी तरीके से नैन्सी को शरीक हयात बनाए। इस तरह नैन्सी फिर कभी मुसलमानों की बुराई नहीं करेगी। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं सारा खेल समझ गई। मेरा बेटा नैन्सी के साथ गुनाहगार नहीं बनना चाहता था, इसलिए खुद ही बाप की आवाज़ में ये ड्रामा प्ले कर रहा था। आगे बोलो। आगे पता नहीं क्या होता रहा। मुझे कल सुबह मालूम हुआ कि वो और नैन्सी बजरिया कार तंजीम वाले मुल्क गए हैं। आज सुबह मालूम हुआ नैन्सी तन्हा अपने नाना के पास यहाँ आई है। पारस उसके साथ नहीं है। पता नहीं कहाँ रह गया है। उनके अरबपति नाना के फ़ोन नंबर्स बताओ। वो बताने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक छोटे से बंगले में पहुंच गए। सोनिया ने पेरिस में ही रोमेला से उसकी मसरूफियात और उसकी सहेलियों के मुताल्लिक तफसील से मालूम कर लिया था। फ्रैंक मार्टन भी उसे बहुत कुछ बताने लगा। फ़ोन की घंटी सुनते ही सोनिया ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से क्रेजी मैन उसे होटल का नाम और कमरा नंबर बता रहा था। सोनिया ने अरबपति मिल ऑनर के फ़ोन नंबर नोट कराए। फिर कहा, अभी राब्ता कायम करो। जो भी बात करे उसके दिमाग से नैन्सी के दिमाग तक पहुंचो और मालूम करो कि उसका डॉन मॉरिस यानी पारस कहाँ है। क्रेजी मैन ने एक नंबर पर राब्ता कायम किया। उसे एक मुलाजिम की आवाज़ सुनाई थी। उसने रिसीवर रखकर मुलाजिम के दिमाग से मालूम किया। नैन्सी रात के पिछले पहर आई थी, अपने बेडरूम में सो रही थी। उसने नैन्सी के ज़ाती नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर उसे नींद भरी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कौन है? क्रेजी मैन रिसीवर रखकर उसके दिमाग में पहुंच गया। पता चला नैन्सी और पारस की एक तवील दास्तान है। इस सिलसिले में सबसे खुशी की बात यह थी कि डैनी दानियाल का सुराग मिल गया था। नैन्सी की सोच ने बताया, दानियाल उसके दिमाग में अक्सर आता है। क्रेजी मैन ने जो अहम बातें मालूम की थीं वो ये थीं। पारस पहले डॉन मॉरिस बनकर नैन्सी की ज़िंदगी में आया। जब उनकी शादी हुई तो उसने अज़वाजी रिश्ता कायम नहीं किया। वो नैन्सी की इज्जत से खेलना नहीं चाहता था। जब पारस ने अपनी हकीकत बताई कि वो मुसलमान है और एक तंजीम वाली लड़की की इज्जत करता आ रहा है तो नैन्सी उससे और ज़्यादा मुतासिर हुई। कुछ नई दुल्हन के जज्बात का तकाजा भी था, लिहाजा उसने पारस की हिदायत के मुताबिक इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन ये नैन्सी का जज्बाती अमल था। वो दिल से अब भी तंजीम वाली थी और वही बेईमान दिल पारस से सच्ची मोहब्बत करता था। अब वो मुसलमानों से नफरत नहीं करती थी क्योंकि एक मुसलमान उसके जिस्म जान का मालिक था। वो इस्लाम का एहतराम करने लगी थी क्योंकि इस्लाम उसके पारस का मज़हब था, लेकिन तंजीमियत उसकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। उसे अपने मज़हब और कौम से ज़हनी लगाव था, लिहाजा उसकी मोहब्बत और वफादारी दोनों तरफ थीं। ये सभी जानते थे कि पारस किस कदर जहरीला है। इस सिलसिले में क्रेजी मैन को एक अहम बात मालूम ये हुई कि मारिया पारस के पास पहुंच गई है। वो नैन्सी को अपने जहर से मार डालना चाहती है। पारस मारिया को वापस जाने का मशवरा दे रहा था। फिलहाल उसने नैन्सी को तंजीम वाले मुल्क भेज दिया था और वादा किया था उससे राब्ता कायम करता रहेगा।
नैन्सी की सोच ने बताया कि पारस और डैनी दानियाल के दरमियान किसी किस्म का समझौता हो गया है, इसीलिए वो पारस को तंजीम वाले मुल्क में बेनकाब नहीं कर रहा है और ना ही मॉरिस फैमिली में ये जाहिर कर रहा है कि नैन्सी एक मुसलमान के साथ अज़वाजी रिश्ते में मुंसलिक हो गई है। क्रेजी मैन ने सोनिया को ये तमाम अहम बातें बताईं। वो तवज्जो से ये बातें सुनती रही, फिर बोली, पारस ने नैन्सी से पिछली रात फ़ोन पर राब्ता कायम किया था। वो जानती होगी कि उसका महबूब किस होटल में है। तुम फिर उसके दिमाग में जाओ, होटल का नाम और टेलीफोन नंबर मालूम करो। वो कहने लगा, मैंने मालूम किया था, नैन्सी को होटल का नाम और फ़ोन नंबर मालूम नहीं है। पारस ने उससे कहा था कि सुबह वो होटल छोड़ देगा। मैं सबसे पहले पारस का ठिकाना मालूम करना चाहती हूँ, उसके बाद ही तुम डॉन मॉरिस को उसके नाना के पास पहुँचाओगे। नैन्सी के पास आते जाते रहो, जैसे ही पारस उससे राब्ता कायम करे तुम नैन्सी की सोच में मजबूर करो कि वो जिद करके पारस का मौजूदा पता और फ़ोन नंबर मालूम करे। मैं ऐसा ही करूँगा। अभी सुपर मास्टर को अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट देना ज़रूरी है। मुझे बताओ, इतनी सारी बातों में से उसे कितनी बातें बताई जाएं और कितनी छुपाई जाएं? सोनिया ने कहा, कोई बात ना छुपाओ, सुपर मास्टर के वफादार बनकर सारी बातें बता दो। वो खुश होकर बोला, तुम बहुत अच्छी हो, उधर मेरी पोजीशन मजबूत रखती हो। मैं कोशिश करूंगा सुपर मास्टर की नज़रों में तुम्हारी पोजीशन हमेशा मुस्तहकम रहे। मैं तुम्हारा बेहद ममनून हूँ। वहाँ रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूँ। जल्द ही वापस आकर नैन्सी से पारस का ठिकाना मालूम करूंगा। वो चला गया। सोनिया थोड़ी देर तक सोचती रही। एक बात समझ में आई कि क्रेजी मैन को नैन्सी के जरिए पारस का ठिकाना मालूम नहीं होना चाहिए। यूं भी पारस बहुत मोहतात रहने का आदी था। सोनिया को यकीन था कि वो नैन्सी को अपना सही पता ठिकाना नहीं बताएगा। इंसान की एक छठी हिस्स होती है जो बाज़ औक़ात उसे किसी ख़तरे से आगाह करती है या किसी गलती की निशानदेही करती है। ये छठी हिस्स किसी में कदरे तेज़ होती है और किसी में बराए नाम होती है। इस सिलसिले में सोनिया कुदरती तौर पर बहुत हसास थी। जब वो किसी बात की तह तक पहुँचने के लिए मुराक़बे में जाती थी तो उसे बुजुर्गान दीन की दुआओं से आगाही हासिल होती थी। वो मुराक़बे में जिसका तसव्वुर करती थी वो उसे फ़ौरन याद करने लगता था। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि क्रेजी मैन पर एतमाद नहीं करना चाहिए, खुसूसन उसे पारस का मौजूदा ठिकाना मालूम नहीं होना चाहिए। इसकी एक ही सूरत थी कि सोनिया जल्द से जल्द पारस तक पहुंच जाए। वो थोड़ी देर तक हर पहलू से हालात का जायज़ा लेती रही, फिर फर्श पर पलथी मारकर मुराक़बे के लिए बैठ गई। अपने दिमाग से हर किस्म की फ़िक्रें निकाल कर बाबा फरीद वास्ती मरहूम का तसव्वुर किया। उन्होंने कलाम पाक की चंद आयतें उसे याद कराई थीं। वो उन आयतों को ज़ेरे लब पढ़ती रही। उनके इख्तिताम पर उसने मुझे तसव्वुर में देखा। मैं इस फिक्र में था कि पारस डोम सही सलामत सुपर मास्टर की कैद से आ सकेगा या नहीं। ऐसे ही वक्त मेरे अंदर यह ख्याल पैदा हुआ कि सोनिया से राब्ता कायम करना चाहिए। इस ख्याल के साथ ही मैं उसके दिमाग में पहुंच गया।